बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे, एक ऐसी बीमारी पे बात करेंगे जिसने पाकिस्तान को अपने लपेट में ले लिया है। पूरी दुनिया में इस बीमारी को कंट्रोल करने में कामयाबी मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में इस साल इंतहाई हद तक इजाफा हो गया है। इस बीमारी को एड्स कहते हैं और आज 1 दिसंबर है और पूरी दुनिया में वर्ल्ड एड्स डे यानी आलमी दिन बराए एड्स ऑब्जर्व किया जा रहा है, ताकि लोगों में शऊर उजागर कर सके और आगाही फैलाई जा सके। पाकिस्तान में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 1,65,000 लोग एड्स से मुतासिर है, जिसमें से 37,000 लोग रजिस्टर्ड हैं, यानी इन लोगों को पता है कि वो एड्स से मुतासिर है, जबकि इन लोगों में 21,000 लोगों को इलाज की सहूलत मुयसर है। जबकि इंडिया में ये तादाद 2.40 मिलियन यानी 24 लाख लोग एड्स से मुतासिर है, और साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया के बाद इंडिया तीसरा बड़ा मुल्क है जहाँ पर एड्स की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये तो थी एपिडेमियोलॉजी ऑफ एड्स कि मतलब कितने लोग मुतासर है, कितने लोगों को इलाज मुयसर हो रहा है, कितने लोगों को पता है। जबकि असल हमारा टॉपिक ये है कि एड्स किसे कहते हैं, HIV किसे कहते हैं, एड्स और HIV में फ़र्क क्या है, हम किस तरह मुतासर होते हैं, हमारी बॉडी में किस तरह ट्रांसफ़र होता है और अलामात क्या और हम बचाव किस तरह कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि HIV क्या है, एड्स क्या है, एड्स और HIV में डिफरेंस क्या है और किस तरह जिसम में इंटर होकर बॉडी को मुतासर करते हैं, किस तरह इसकी साइड सिम्टम आते हैं और इससे हम किस तरह बचाव कर सकते हैं या इलाज क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम HIV की बात करेंगे। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक वायरस है जिसकी स्ट्रक्चर आप लोग देख सकते हैं। HIV इन ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एक छोटा लेकिन खतरनाक वायरस है, क्योंकि जब इंसान के जिस्म में दाखिल होता है तो इंसान के खून भी डायरेक्ट अटैक कर लेता है और इंसान के खून में वाइट ब्लड सेल यानी जिसे सफेद खून भी कहते हैं उस पर अटैक करके उसे कम करना शुरू कर देते हैं। वाइट ब्लड सेल यानी सफेद खून का काम यह है कि बॉडी में कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जरासीम आ जाए तो उसके खिलाफ लड़ना शुरू कर देते हैं ताकि बॉडी को ये जरासीम नुकसान ना पहुंचा सके। इसलिए इसको इम्यून सिस्टम या कुव्वत मुदाफियत भी कहते हैं, या इसको हम इन शॉर्ट बॉडी की आर्मी भी कहते हैं, क्योंकि जो जितने भी वायरस या जरासीम इंटर होते हैं उसके खिलाफ वो लड़ना शुरू कर देते हैं। अब HIV जब बॉडी में दाखिल हो जाता है तो वाइट ब्लड सेल के एक खास किस्म के सेल CD4T पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसको हेल्पर सेल या टी लिम्फोसाइट सेल भी कहते हैं। तो CD4T पे अटैक शुरू कर देते हैं और CD4T को कम करना शुरू कर देते हैं और साथ ही लिम्फेटिक सिस्टम में भी ट्रांसफर हो जाते हैं ताकि इम्यून सिस्टम को मुकम्मल तौर पर कमजोर कर सके। इसको स्टेज 1 भी कहते हैं। HIV जब बॉडी में एंटर हो जाती है तो इसको हम एंटीवायरल या एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टेज पे HIV का कंट्रोल ना किया जा सके तो ये बॉडी में मजीद मल्टीप्लिकेशन इसकी शुरू हो जाती है और इसकी जो तादाद है वो बॉडी में बढ़ती रहती है और कई साल तकरीबन 8-10 साल बाद इम्यून सिस्टम को मुकम्मल कमजोर करके अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और इसको एड्स कहते हैं। एड्स एड्स खतरनाक किस्म की बीमारी है। जिस तरह मैंने बता दिया कि ये HIV के लास्ट स्टेज में लगती है। जब HIV बॉडी में 8-10 साल तक रहता है और इम्यून सिस्टम को मुकम्मल कमजोर कर लेते हैं तो तब एड्स लग जाती है। HIV और एड्स हम डिफरेंशिएशन इस तरह कर सकते हैं कि जैसे HIV बॉडी में एंटर हो जाता है तो खास किस्म CD4T सेल्स को भी अटैक कर लेता है। CD4T सेल्स की नॉर्मल तादाद 500 to 1600 पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है, लेकिन जब HIV अटैक कर लेते हैं तो CD4T को कम करना शुरू कर देते हैं। CD4T की तादाद जब 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर या इससे कम हो जाए तो वो एड्स कहला देता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एड्स लगता कैसे है। एड्स एक इंसान से दूसरे इंसान में कन्वर्ट होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को लगता है और इसकी कई तरीके हैं। सबसे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर एक बंदे का खून दूसरे बंदे में ट्रांसफर करे तो इसमें एड्स लग सकता है। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि किसी भी बंदे का खून अगर दूसरे में ट्रांसफर कर ले तो इसको एड्स लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप खून दे सकते हैं, लेकिन अगर किसी मुतासर शख्स किसी शख्स को एड्स है या HIV वायरस है उसका खून किसी नॉर्मल इंसान में ट्रांसफर किया जाए तो उस नॉर्मल इंसान में भी क्या एड्स के वायरस ट्रांसफर होंगे। दूसरी जो सबसे अहम कॉज है पाकिस्तान में बहुत कॉमन है वो नीडल शेयरिंग, यानी एक सिरिंज का एक से ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल होना। यहाँ पर हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी कमजोरी
एक सिरिंज एक से ज्यादा मरीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो अगर वो सिरिंज किसी एड्स के मरीज पे इस्तेमाल हो और वो नॉर्मल इंसान पे इस्तेमाल हो जाए तो उसको एड्स लग सकता है, जैसे भी इस साल हमने सिंध में देख लिया। और ऐसी दूसरी एग्जांपल ये है कि जो ड्रग एडिकेटेड लोग हैं, जो नशा करते हैं, सिरिंज से नशा लेके एक बंदा करता है, फिर जो सारे ग्रुप वाले एडिकेटेड होते हैं वो भी इसी सिरिंज से नशा करते हैं, तो इनमें एड्स ट्रांसफर होने की बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है वो है जिनसी बिरादरी या अनप्रोटेक्टेड सेक्स, यानी अगर ऐसे बंदे के साथ जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल किए जाए जो एड्स से मुतासिर है, तो उस मुतासर शख्स से दूसरे नॉर्मल शख्स में भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा बार बार हुजाम या ब्यूटी पार्लर की शॉप से आपको एड्स लग सकता है अगर उनके इंस्ट्रूमेंट साफ ना हो, या वो जो औजार इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ ना हो, या जो आपकी ब्लेड इस्तेमाल हो रहा है वो पहले इस्तेमाल शुदा हो। अगर वो औजार साफ ना हो या वो जो ब्लेड आपके लिए इस्तेमाल हो रहा है वो किसी एड्स के मुतासर मरीज पे इस्तेमाल हुआ हो और वही औजार या वही ब्लेड आपके लिए इस्तेमाल हो रहा हो और उसको फिर आपको कट लग जाए, तो उस कट लगने की वजह से एड्स के वायरस या HIV वायरस आपकी बॉडी में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा एड्स माँ से बच्चे में भी ट्रांसफर हो सकता है, यानी अगर कोई औरत वो एड्स से मुतासिर है और उसके बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके बच्चों में भी एड्स ट्रांसफर हो सकता है। इसके अलावा जो अभी रिसेंट थ्योरी आई है वो है सर्कमसिशन, यानी वो लोग जो बच्चों की सर्कमसिशन है जिसे हम खतना कहते हैं, छोटे बच्चों बेबी बॉयज का अगर खतना ना किया जाए तो उन बॉयज या उन बच्चों में एड्स के वायरस होने की ज्यादा रिस्क पाए जाते हैं। HIV या एड्स से मुतासर हो जाने के बाद सिम्टम्स आते हैं, यानी जब वायरस एंटर होते हैं तो लाजमी बात है बॉडी में बीमारी आ जाती है और सिम्टम्स आते हैं। इसमें दो तरह के सिम्टम्स होते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट सिम्टम्स वो होते हैं जब HIV बॉडी में एंटर हो जाता है। एक्यूट सिम्टम्स में आता है फ्लू लाइक सिम्टम्स, टेम्परेचर होना, बॉडी पेन होना, रैशेस होना बॉडी पे, गले का इन्फेक्शन होना और लिम्फ नोड का इनलार्ज होना। लेकिन ये बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए क्योंकि बहुत कम होते हैं या किसी दूसरी बीमारी की वजह से भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं, इसलिए लोग इसको इग्नोर कर देते हैं या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लेते हैं। लेकिन चूंकि HIV तो बॉडी में मौजूद होता है और ये मल्टीप्लिकेशन इसकी शुरू होती रहती है, तो इस वजह से क्रोनिक स्टेज में एड्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब क्रोनिक हो जाता है या जब एड्स लग जाता है तो उसके जो सिम्टम्स है उसमें टेम्परेचर होना, बॉडी पेन होना, बॉडी में रैशेस हो जाना बहुत ज्यादा, और जो मेन सिम्टम्स है उसमें मुंह में छाले पड़ जाना, मुंह में जख्म का बढ़ जाना और बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम हो जाना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्यून सिस्टम चूंकि कमजोर हो चुका होता है तो और मजीद कॉम्प्लिकेशन और मजीद बीमारियां पैदा हो जाती है, क्योंकि कोई भी दूसरा वायरस, कोई भी दूसरा बैक्टीरिया बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम तो काम कर नहीं रहा, तो मजीद तरह की बीमारियां शुरू हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है वो ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है। इसके अलावा टोक्सोप्लाज्मोसिस, स्ट्रेप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, कैंडिडियासिस और साइटोमेगालोवायरस ये मजीद कॉम्प्लिकेशन शुरू हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी TB है। इसलिए अगर किसी मरीज को TB लग जाए और उसके साथ मजीद इसकी कॉम्प्लिकेशन हो, मजीद बीमारी हो, वो ठीक नहीं हो रहा हो, उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो, वजन कम हो रहा हो, तो उस मरीज की HIV की तशखीस भी लाजम होनी चाहिए कि आया उसको HIV तो नहीं लग गया। अब चूंकि बात तशखीस की तो HIV की हम तशखीस किस तरह कर सकते हैं? HIV की डायग्नोसिस या तशखीस के लिए ब्लड टेस्ट की जाती है और सलाइवा टेस्ट, लेकिन HIV का इन्फेक्शन होने के फौरन बाद भी हम डायग्नोस कर सकते हैं। HIV स्ट्रिप आते हैं, उस पर हम खून को या जो सलाइवा है उसको रख देते हैं, अगर वो पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब है कि HIV के वायरस पैदा है। या जो एक प्रोटीन है अगर उसकी नॉर्मल प्रोटीन बॉडी में बढ़ जाए, लेवल बढ़ जाए खून में, तो उसकी वजह से भी हम रैपिड डायग्नोस कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि HIV क्या है, कॉजेस क्या है, किस वजह से होता है, किस तरह ट्रांसफर होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो सबसे अहम है वो है कि HIV का इलाज क्या है और HIV से हम बचाव किस तरह कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ HIV, इन इलाज अक्सर ये सुना होगा कि एड्स लाइलाज है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एड्स लाइलाज नहीं है, एड्स के साथ लोग अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं, भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन अगर बर वक्त इसकी तशखीस की जाए, बर वक्त इसको मेडिसिन दी जाए और एक अच्छी तरह से जिंदगी अपनाई जाए तो एड्स के साथ भी अच्छी जिंदगी गुजारी जा सकती है। लेकिन अगर एड्स का बर वक्त इलाज ना हो सके, बर वक्त इसको डायग्नोज ना किया जा सके, तो
3 साल के अंदर अंदर एड्स का बंदा अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है, और अगर एड्स के साथ मजीद कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो 1 साल के अंदर अंदर बंदा जिंदगी से हाथ धो सकता है। जहाँ तक दवाइयों और इलाज की बात है तो हुकूमत पाकिस्तान एड्स के मरीजों के लिए फ्री इलाज मुहैया कर रही है, लेकिन अब तक ऐसी कोई दवाई, कोई ऐसी मेडिसिन ईजाद ना की जा सके जिससे एड्स को मुकम्मल खत्म की जा सके, या जो HIV वायरस है उसको अपनी बॉडी से मुकम्मल तौर पर खत्म की जा सके। अभी तक ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ऐसी मेडिसिन मौजूद है, जैसे एंटीरिट्रोवायरल मेडिसिन मौजूद है, जिसकी देने से HIV बॉडी में तो रहता है लेकिन वो सप्रेस रहता है, वो दबा रहता है, वो बॉडी को मजीद इन्फेक्शन नहीं दे सकता, और उसके मुकाबले में जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है, वो ताकतवर होना शुरू हो जाता है और HIV को दबा देता है। HIV बॉडी में रहता तो है लेकिन बॉडी को मजीद नुकसान नहीं देता जब तक ये मेडिसिन इस्तेमाल होते रहते हैं। और उसके अलावा जो मजीद अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उसका हम इलाज करके उसमें हम मेडिसिन देके HIV के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस वीडियो का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो अहम हिस्सा है कि HIV की हम प्रिवेंशन किस तरह कर सकते हैं, इन HIV से हम बचाव किस तरह कर सकते हैं। बचाव यानी प्रिवेंशन के लिए सबसे पहले तो आगाही जरूरी है। यूनिवर्सिटी लेवल, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे ये आगाही फैलाई जा सके कि एड्स क्या है, किन वजूहात से लगता है, ये सबसे पहले आगाही जरूरी है ताकि लोगों में अवेयरनेस आ जाए। HIV से बचाव 2 तरह के बचाव है। एक तो अगर किसी बंदे का HIV हो गया है तो उसको मजीद किस तरह जिंदा रखा जा सकता है, मजीद किस तरह रह सकता है HIV के साथ, और किस तरह मजीद बीमारियों से बचा सकते हैं। और दूसरा, किसी बंदे को HIV नहीं हुआ तो किस तरह बचाव कर सकता है। अगर किसी को HIV हो गया है तो जिस तरह मैंने इलाज का तरीका बता दिया है, इस इलाज से ये HIV को कंट्रोल कर सकता है, मजीद बढ़ने से रोक सकता है, मजीद इन्फेक्शन होने से रोक सकता है। लेकिन साथ साथ ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे मुआशरे में एड्स अगर किसी को लग जाए या HIV लग जाए तो बिल्कुल उसको गलत नजर से देखा जाता है। किसी को जानते हैं कि उसको एड्स हुआ है तो उसके साथ ताल्लुक खत्म ना किया जाए, उनको इनकरेज करना चाहिए, डिस्करेज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको एक माहौल मुहैया करना चाहिए कि आप HIV के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। HIV का मतलब ये हर चीज नहीं कि HIV के मरीज से आप हाथ में लाए, उसके साथ बातें करें तो आपको भी HIV लग सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। HIV जब लगता है तो जब मुतासरा बंदे का कोई भी लिक्विड, कोई खून या थूक या कोई भी लिक्विड उस मुतासरा बंदे का आपके बॉडी में चला जाए तब आप HIV से मुतासर हो सकते हैं। लेकिन अगर हाथ मिलाने से, बात करने से HIV आपकी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई HIV का पेशेंट है, कोई एड्स का पेशेंट है तो उनके साथ बातें करें, उनको इनकरेज करें और उनको हौसला दें कि HIV की इलाज करें तो आप एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। और अब दूसरी प्रिवेंशन, अगर कोई बंदा HIV से मुतासर नहीं है तो किस तरह खुद को बचा सकते हैं। इस तरह मैंने बता दिया कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन को, खून लेते वक्त बहुत बहुत एहतियात लाजमी है कि आप जो खून ले रहे हैं वो टेस्ट शुदा हो, उसका मुआयना हो चुका हो कि इसमें कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन है, बहुत सारे इदारे हैं जो लोगों को खून देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो ये प्रायोरिटी साथ में बनाए कि जो खून मुहैया कर रहे हैं लोगों को वो HIV के साथ साथ बाकी बीमारियों से भी पाक है, क्योंकि पाकिस्तान में ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है तो ये लाजमी इस बात को यकीनी बनाए कि जिस बंदे का खून दिया जा रहा है उसको HIV नहीं है, वरना आप किसी नॉर्मल इंसान में HIV को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे जो एक पाकिस्तान में एक रिवाज कायम हो गया है, एक आदत बन गई है लोगों की इंजेक्शन लगाना। एक आम सी रिवाज बन गई है कि जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन नहीं लगाता, जो डॉक्टर आपको इंजेक्शन का नहीं कहता वो नालायक है, उसको कुछ आता नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो ये जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है, जो डॉक्टर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मरीज को समझाए कि आप इंजेक्शन के बजाय जो इंजेक्शन का डोज है उसके मुताबिक मैं आपको ऑरल मेडिसिन, टैबलेट या सिरप दे सकता हूँ, वो आप लेके आप ठीक हो सकते हैं। इंजेक्शन लगाना जरूरी नहीं है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है उनका हक बनता है। और साथ में मरीज को भी समझना चाहिए कि इंजेक्शन हर मर्ज का इलाज नहीं है, ये मजीद आपके लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर इनकेस इंजेक्शन लगाना लाजमी है, इंजेक्शन लगाना जरूरी है, तो सबसे पहले तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस बात को यकीनी बनाए कि वो सफाई को, हाइजीन को मेंटेन कर रहे हैं। वो जो इंजेक्शन लगा रहे हैं वो सिर्फ एक बंदे के लिए लगा रहे हैं, ज्यादा लोगों को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, जो मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, वो इस बात को यकीनी बनाए कि आपके लिए इंजेक्शन, जो आपके लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है, आपकी सफाई का ख्याल रख रहे हैं। इसके बाद ही आप उस डॉक्टर के पास जाया करें।
दूसरा सबसे अहम कॉज है वो है अनप्रोटेक्टेड सेक्स या जिनसी बेरादरी। हमारा मुआशरा इस बात से इनकारी है कि हमारे मुआशरे में ये आम बात हो चुकी है, लेकिन ऐसा ही है। हमारे पाकिस्तानी इस दलदल में फंस चुके हैं। सबसे पहले तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसा ला बनाए, इसके लिए सख्त कवानीन लागू करे, लोगों के सख्त कवानीन लगाए ताकि इसको कंट्रोल किया जा सके, निकाह को आम किया जा सके, जिना को कम किया जा सके। हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ ये वालिदैन की भी जिम्मेदारी है, कोई अपने बच्चों पे नजर रखे, अपने बच्चों को देखे वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी हरकत क्या है, उनके मोबाइल का इस्तेमाल का तरीका क्या है, उनकी गैदरिंग क्या है, किन लोगों के साथ वो उठता बैठता है, कैसा उनका ताल्लुक है, उसका मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, तो आप अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। वरना ये एक बीमारी है जो हम खुद को लगा रहे हैं, हमारा मुआशरा खुद इस बीमारी को ले रहा है। लिहाजा इस बात को पे सख्त कानून लगाने चाहिए और अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारा मुआशरा इस दलदल से निकल सके। इसके अलावा अगर कोई औरत है वो HIV उसको पॉजिटिव है, वो एड्स या HIV से मुतासर है, लेकिन उसका बच्चा पैदा हो रहा है या वो बच्चे की ख्वाहिशमंद है, तो वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से अपने डॉक्टर से रुजू करके प्रिकॉशंस ले सकती है अपने लिए और अपने बच्चे की सेहत के लिए। और इसके साथ आखिरी बात जो अभी रिसेंटली थ्योरी आई है, जो सर्कमसिजन है, जिसे हम खतना कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पाकिस्तान में तो खैर कॉमन है, लेकिन जहाँ पे नहीं हो रहा तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी रिसेंटली थ्योरी के मुताबिक जिन बच्चों का सर्कमसिजन नहीं होता उनमें एड्स लगने का खतरा बाकी बच्चों के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ तक हमने देखी वीडियो, उम्मीद आप लोगों को पसंद आई होगी। जो कॉज बता दिए उसके खुद को और अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को इन कॉज से बचाए। वीडियो को लाइक जरूर करें और ये वीडियो आप लोगों ने लाजमी शेयर करनी है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके।